और जब तक रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे थे तब तक वो साथ भी थी, बहुत अच्छा साथ निभाया भी। लेकिन उसके बाद जैसे रिजल्ट नेगेटिव होना शुरू हुए या रास्ते में जाके जैसे इंटरव्यू में रह गया या वो सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद कब वो मेरी ज़िंदगी से गायब हो गई मुझे पता भी नहीं लगा। और मुझे लगता है कि आज गए हुए भी उनको 2-2.5 साल हो गए, उन्होंने मुझसे बात तक करने की भी कोशिश नहीं की, या कई बार बड़े टीचर से भी मिलने की कोशिश की है। लेकिन होता क्या है ना कि जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, जब आप मान लीजिए कि उन लोगों का जो बिजी शेड्यूल है उसमें उन लोगों के पास उन बच्चों के लिए जगह नहीं है जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो मेरे एक फ्रेंड थे, वो अब यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए हैं। हम दोनों लोग एक बात अपने आप को बोलते थे कि अब तो मुखर्जी नगर के जो कुत्ते हैं ना वो भी हम पर भौंकते नहीं हैं, क्योंकि वो भी अब हमारे दोस्त हो गए हैं और वो पहचान गए हैं कि हाँ ये लोग कौन हैं। ये इनका लास्ट अटेम्प्ट है और पंजाबी लिटरेचर में ही मैंने बहुत अच्छे मार्क जो है हासिल किए, लगभग टॉपर के आसपास मैंने मार्क्स लिए हैं उसमें। तो आप मतलब थकते नहीं थे क्या? जैसे आपने यहाँ पे क्लास ली फिर वहाँ चले गए, थकते नहीं थे, रुकते नहीं हैं आप कभी? ना, वो कहते हैं ना कि कभी तो मुकम्मल होगी अपनी भी दास्तां, ज़रूरी नहीं कि हर इश्क ही अधूरा रह जाए। जब लबासना से इश्क है ना तब फिर ये सब चीज़ें, थकावट और नींद और ये सब चीज़ें मुझे लगता है हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनती। वहाँ पे जाने का एक जुनून ही ऐसा है, वहाँ पे जाने का एक लो ही ऐसा है। आज भी अभी मैं सोच रहा हूँ तो आप मेरे चेहरे पे वो चीज़ देख पा रहे होंगे कि मेरे अंदर जुनून है उस चीज़ को कि कब वो दिन आएगा मेरी ज़िंदगी में जब मैं लबासना पहुँचूँगा। लगभग 20-22 लाख के आसपास खर्च हो चुका है। और आपको पता है कि मिनिमम से मिनिमम खर्च भी आप मान के चलेंगे तब भी यहाँ 7 साल में इतना तो मतलब है ही, ये लाजमी खर्च है। और ये मेरा हो चुका है जिसमें मैं लगभग 5 से 6 लाख मैंने अपने दोस्तों से कुछ इधर उधर करके लोन ले रखा है, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो हमने बनाए हैं और आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हो और नंबर 1 चैनल भी आपने बनाया है। दोस्तों बहुत जल्दी ही हमारे 100K भी हो जाएंगे अगर आप लोग और ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो। और बहुत सारे छात्र जो मुखर्जी नगर आना चाहते हैं, कहते हैं कि हम मुखर्जी नगर जाएंगे तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हम IAS बन जाएंगे, हम IPS बन जाएंगे, हम UPSC को क्रैक करेंगे। और बहुत सारे छात्र यहाँ लाखों की संख्या में रहते भी हैं क्योंकि ये UPSC और SSC का हब है। लेकिन बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि जो छात्र यहाँ पे बहुत ही लंबे टाइम से हैं उनका भी इंटरव्यू लीजिए ताकि हमें ये पता चल सके कि उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई जो हम लोगों से ना हो। तो दोस्तों आज हमारे साथ में हैं गुरबचन सिंह और ये श्री गंगानगर से हैं, राजस्थान के। ये 7 साल से हैं, यानी कि इनको काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। लगभग इन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया है और ये कुछ अंकों से रह गए। इनसे क्या क्या गलतियां हुई जो आप लोगों से ना हो, इनसे ही जानेंगे। और लगभग इनका 20 लाख रुपया यहाँ पे खर्च हो चुका है, ऐसा ये बता रहे थे जब मैंने इनसे पहले बात की। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इनका लास्ट अटेम्प्ट है, फिर भी ये हार नहीं मानने हैं, लगे हुए हैं। और दूसरी सबसे इमोशनल कर देने वाली बात यह है कि इन्होंने लोन लिया है, उससे भी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि पिताजी कोई ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, किसान परिवार से हैं और परिवार की जिम्मेदारी भी है इनके ऊपर और काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप यहाँ पे 7 सालों से हैं, कितनी बार आपने इंटरव्यू दिया, कितनी बार मेंस लिखा, कितनी बार आप प्री निकाला और क्या उसके अलावा कोई और भी एग्ज़ाम दिए हैं? बिल्कुल, मैं एक्चुअली 2015 के लास्ट में हम लोग यहाँ दिल्ली आए थे और हम लोगों ने पहले ALS में 1 साल तैयारी की। उससे पहले का मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने MCOM फाइनेंस से किया हुआ है और एक्चुअली मेरा सपना तो सिंगर बनने का था और छोटे टाइम से ही मैंने 14 से 15 साल क्लासिकल और जयपुर घराने से सिंगिंग को सीखा है। लेकिन उसके बाद मन बना चीज़ों का इस तरफ आने का और मुझे भी एक सपना आया, क्योंकि जो एक IAS अधिकारी कर सकता है वो कोई सच में भारत में और नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी पावर और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके पास करने के लिए। तो वही मेरा मन था, उसी सपने को लेकर ही मैं यहाँ पे आया था। अब वो अभी तक तो नहीं पूरा हुआ है देखिए, और अगर आगे होता है, मेरी बस एक ही कोशिश है कि मुझे इसको किसी तरह से पूरा करना है और अंतिम प्रयास तक लगे रहना है। और मैंने अभी तक UPSC के 5 अटैम्प्ट दे दिए हैं, जिसमें मैं UPSC का 1 बार इंटरव्यू दिया हूँ, 2 बार UPSC का मेंस लिख चुका हूँ। उसके अलावा मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू जो है वो दिया है, उसमें मैं रुका हूँ 2-3 मार्क्स से। उसके अलावा मैंने राजस्थान PSC का मेंस दे दिया है 1 बार और मेरा UGC नेट भी जो है वो क्वालिफाइड है। अच्छा, इतना आपको
टाइम यहाँ पे हो गया, खर्चे की हम बात पहले लगभग कर चुके हैं, कितना हो चुका है, लेकिन एक बार सभी दोस्त भी जानना चाह रहे होंगे कि लगभग कितना यहाँ पे मोटा पैसा खर्च होता है, कितना लगभग अभी तक आपका खर्च हो चुका है रहने का? लगभग 20-22 लाख के आसपास खर्च हो चुका है। और आपको पता है कि मिनिमम से मिनिमम खर्च भी आप मान के चलेंगे तब भी यहाँ 7 साल में इतना तो मतलब है ही, ये लाजमी खर्च है। और ये मेरा हो चुका है जिसमें मैं लगभग 5 से 6 लाख मैंने अपने दोस्तों से या कुछ इधर उधर करके लोन ले रखा है। आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट था, क्योंकि अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बेहद ज़रूरी होता है लेना, तो कौन सा सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल था? हाँ देखिए, मेरी मदर टंग है पंजाबी है, और इसलिए मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा द्वंद था कि मैं ऑप्शनल कौन सा चुनूँ, है ना। तो मैंने इसके लिए पंजाबी लिटरेचर को चुना। पर जब मैंने उसको चुना तो मेरे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती वहाँ पे ये पैदा हो गई, क्योंकि उसकी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, ना मुखर्जी नगर में ना ही राजेंद्र नगर में है। अभी 1-2 हो सकती हैं आ गई हों, लेकिन उस समय जब मैं आया था तब कोई कोचिंग नहीं थी। तब इनकी कोचिंग जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ यहाँ पर तो उपलब्ध थी, पर वो भी उस लेवल की नहीं थी। तो फिर मैंने लुधियाना जो है मिताली मैम करके हैं, उनसे मैंने पंजाबी लिटरेचर की कोचिंग ली। बट उसका भी अपना एक अलग अनुभव है, क्योंकि मैं 6 दिन यहाँ पर एएलएस की क्लास होती थी, ठीक है। सुबह से शाम हम वहाँ पे बिजी रहते थे, रात को हम लोग पार्कों में पढ़ते थे। मेरे कई मित्र हैं, वो अब सुन रहे होंगे तो शायद जानेंगे इस बात को कि किस तरह से हम लोग पार्कों में बैठ के रात भर रिवाइज करते थे, फिर सुबह जल्दी से जल्दी क्लास पहुँचते थे। तो 6 दिन तो एएलएस में क्लास चलती थी, और सैटरडे रात को मैं यहाँ से मतलब 10-11 बजे के आसपास ट्रेन पकड़ के मैं लुधियाना जाता था। वहाँ मैं सुबह जैसे पहुँच गया 8 बजे, तो 8 बजे से लेके 3-4 बजे तक मेरी वहाँ पंजाबी लिटरेचर की 5-6 घंटे की क्लास चलती थी। वहाँ से फिर 4 बजे मैं चलता था, तो रात को 11 बजे मैं दिल्ली आ जाता था, और सुबह फिर मैं फिर से एएलएस की क्लास को ज्वाइन करता था। और पंजाबी लिटरेचर में ही मैंने बहुत अच्छे मार्क जो है हासिल किए, लगभग टॉपर के आसपास मैंने मार्क्स लिए हैं उसमें। तो आप मतलब थकते नहीं थे क्या? जैसे आपने यहाँ पे क्लास ली फिर वहाँ चले गए, थकते नहीं थे, रुकते नहीं हैं आप कभी? ना, वो कहते हैं ना कि कभी तो मुकम्मल होगी अपनी भी दास्तां, ज़रूरी नहीं कि हर इश्क ही अधूरा रह जाए। जब लबासना से इश्क है ना, तब फिर ये सब चीज़ें, थकावट और नींद और ये सब चीज़ें, मुझे लगता है हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनती। वहाँ पे जाने का एक जुनून ही ऐसा है, वहाँ पे जाने का एक लो ही ऐसा है। आज भी अभी मैं सोच रहा हूँ तो आप मेरे चेहरे पे वो चीज़ देख पा रहे होंगे कि मेरे अंदर जुनून है उस चीज़ को, कि कब वो दिन आएगा मेरी ज़िंदगी में जब मैं लबासना पहुँचूंगा। तो वो सब चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में होती हैं ना, तब मुझे नहीं लगता नींद। और रही बात नींद की, तो उस समय तो देखो ऐसा होता था, कई बार मैं रात को स्टेशन पर सोता रहता था, क्योंकि कई बार ट्रेन लेट हो जाती थी, कई बार आते टाइम बस में सो गया। बस इसी तरह का कुछ चीज़ें चलती रहती थी। 2 घंटे सो लिए, फिर पढ़ लिए, 2 घंटे कर लिए, इस तरह से ही नींद को भी मैंने पूरा किया है। यहाँ पे कोचिंग्स में कितना टाइम लगभग, कितने घंटे आपकी चलती थी, और अभी भी आप कितने घंटे लगभग डेली पढ़ते हैं? यहाँ पे पता चलता है कि लगभग हर लाइब्रेरी वाला आपको जानता है, तो लगभग आप हर लाइब्रेरी में गए हैं। कोई सा लाइब्रेरी आपने छोड़ा है या नहीं 7 सालों में? छोड़ा नहीं है, 7 साल में लगभग मैं हर जगह गया हूँ। संस्कार, यूथ लाइब्रेरी, उसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरी में मैंने पढ़ाई की है। अभी लास्ट भी मैं यूथ लाइब्रेरी में काफ़ी टाइम रहा हूँ, अंकर लाइब्रेरी में रहा हूँ। देखिए, लाइब्रेरी तो है ही है, बाकी एएलएस में 5 से 6 घंटे की क्लास होती थी, ठीक है। बीच में थोड़ा गैप होता था, पर 2 क्लासेस हमारी लगातार चलती थी। रूटीन मेरा ये रहा, जब तक क्लास थी उसके बाद मैं पढ़ता था पूरी रात। और मैं आपको अगर सबसे पहले साल का या 2 साल का रूटीन बताऊं, तो मेरे फ्रेंड थे एक जो मेरे साथ पंजाब से रहते थे, उनकी सुबह 7 बजे एएलएस में क्लास होती थी। तो मैं उनको सुबह उठा के ना, जैसे रात को हम लोग क्लास करके आए शाम में 7 से 10 बजे तक पार्क में पढ़ लिया, फिर मैं आके 1-2 घंटे रेस्ट करके थोड़ा बहुत 11 साढ़े 11 पढ़ के, मैं 11 साढ़े 11 से लेके सुबह 6 बजे तक मैं पढ़ता था। और फिर उनको उठा के फिर मैं सोता था 5 घंटे, ताकि मेरी 11 बजे से फिर एएलएस में क्लास होती थी। तो वो मेरे पे डिपेंडेंट थे, मतलब उनको वो कहते थे मैं अलार्म नहीं लगा रहा हूँ, तुम मुझे उठा देना। तो इस बहाने ये होता था कि मैं सो नहीं पाता था, फिर मुझे लगता था कि हाँ मुझे जगना ही है, क्योंकि मुझे इनको उठाना है। तो उस तरह का रूटीन मैंने लगभग 2 साल जिया है। उसके बाद ये था कि क्लासेस ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने एक कंप्लीट लाइब्रेरी की है। 14 से 15 घंटे मैं लाइब्रेरी में स्पेंड करता था, अभी भी करता हूँ। और उसमें ये है कि सुबह 6:30 बजे से जाना, फिर खाना खाने तक का टाइम मैं निकलता था, या थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए मैं निकलता हूँ सुबह। हाँ, मेडिटेशन वगैरह मैं ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपको इस टाइम में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आती हैं, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ें हैं, वो सब थोड़ा समय मैं निकालता हूँ। अदरवाइज़ मेरा सुबह से लेकर रात तक 10-11 बजे लाइब्रेरी में ही बीतता है। और मुझे लगता है मुखर्जी नगर में सब ये बात अच्छे से जानते ही हैं। वो मेरे एक फ्रेंड थे, वो अब यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए हैं। हम दोनों लोग एक बात अपने आप को बोलते थे कि अब तो मुखर्जी नगर के जो कुत्ते हैं ना, वो भी हम पर भौंकते नहीं हैं, क्योंकि वो भी अब हमारे दोस्त हो गए हैं और वो पहचान गए हैं कि हाँ ये लोग कौन हैं। यहाँ पे
आपके दोस्त जब आप आए थे उस टाइम बने होंगे, मेरे भी हैं, हर किसी के होते हैं, तो उसमें से कितने दोस्त अभी आपके यहाँ पे हैं जो यहाँ हैं? क्या बाकी सब जा चुके हैं या फिर अभी आपके साथ कुछ और भी रुके हुए हैं? नहीं, देखिए लाइब्रेरी में हमारे 7 से 8 लोगों का ग्रुप था। कुछ क्लासमेट्स थे, पहले जो क्लासमेट्स थे उनमें से ज़्यादातर लोग चले गए थे, 1-2 साल रुके थे। हर किसी की कंडीशन घर की अलग होती है, तो चले गए थे। एक फ्रेंड है जिन्होंने कोचिंग स्टार्ट कर लिया है। उसके अलावा जो लाइब्रेरी का ग्रुप है उसमें ये है कि एक जो मैंने बताया यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए हैं, एक फ्रेंड मेरे बिहार में पीसीएस हैं, एसडीएम हैं। उसके अलावा जो है 2 लोग राजस्थान पीसीएस में सेलेक्ट हो गए हैं। तो लगभग और 2-3 वैसे थोड़ा निराश होकर वो चले गए। तो लगभग अब सारा ग्रुप जा चुका है, जिसमें मैं अकेला ही बाकी हूँ। अच्छा, जो सिलेक्ट हो गए वो कभी कॉल वगैरह करते हैं या नहीं, या फिर उस टाइम ही साथ में बैठ के खाना खाते थे, एक ही जगह रहते थे, आप बिल्कुल बदल गए हो? नहीं, बदलाव तो देखो सिलेक्शन के बाद चीज़ों में आता ही है। उतना रेगुलर तो बात नहीं होती है, कभी कभार बात होती है। लेकिन हाँ, मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत अकेला सा यहाँ पे फील करता हूँ। लेकिन वही मुझे बस एक मैंने बोला ना कि वो जो उससे इश्क है ना लबासना से, वही मुझे मोटिवेट करता रहता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि शायद बहुत जल्द मैं उनसे बन के मिलूँगा भी। आपने कोचिंग भी ज्वाइन किया, आप लाइब्रेरी भी पढ़ने गए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को ऐसा लगता है कि अगर हम कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इन्होंने कोचिंग भी लिया था, लाइब्रेरी भी गए, लेकिन किस्मत ने शायद इनका साथ नहीं दिया। लेकिन इनका लास्ट अटैम्प्ट है, ये अभी भी रुके नहीं है। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है और हम भी करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपसे जानना चाहूँगा, इतना लंबा टाइम आपको हो चुका है मुखर्जी नगर में, आपने क्या ये सच में देखा है कि हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे या लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो सिलेक्शन होगा? नहीं, देखिए कोचिंग का रोल तो बहुत ज़्यादा यूपीएससी में नहीं रहा है। आपको पता है पिछले 2-3 सालों से यूपीएससी ने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है, यूपीएससी के चेयरमैन तक ने ये बातें बोली हैं कि कोचिंग को हमें थोड़ा स्पॉइल करना है, या चीज़ें ऐसी करनी है कि जो गाँव में रहने वाला बच्चा भी एक समान हो और कोचिंग करने वाला भी। वो बात ठीक है, कुछ हद तक कोचिंग की कई बार आवश्यकता भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, ले सकते हैं आप कोचिंग, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी अवेयर रहें। कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी ना, ये बात तो अब तय हो चुकी है। पिछले 3-4 सालों में आप इसका रिजल्ट देख चुके हैं, आंसर कीज तक भी मैच नहीं करती हैं। कोचिंग का रोल उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ आके तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ का जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है यहाँ का, एक पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, सब कुछ है। और आप जिंदगी में वो कहते हैं ना रेंग रेंग के इंसान चलना सीखता है, उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी ठोकरें जो हैं जिंदगी की, मुझे लगता है मुखर्जी नगर आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। बहुत बार गिरते हैं फिर उठते हैं, और कई बार क्या होता है ना कि जैसे कोई गिरता है तो उसको उठाने वाले लोग आ जाते हैं, पर यहाँ पे आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। आप अकेले ही गिरेंगे, आप फिर खुद ही उठेंगे, खुद ही संभलेंगे, खुद ही रोएंगे, खुद ही संभालेंगे। ये सब चीज़ें आपको खुद ही करनी है। दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे देश में या फिर और भी अदर कंट्री में जितने भी महान लोग हुए हैं, यानी कि सफल हुए हैं, वो बहुत असफलताओं के बाद हुए हैं और काफ़ी सफल हुए हैं असफलताओं के बाद। तो असफलताओं से हमें सीखना चाहिए। मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, ये मुखर्जी नगर यूपीएससी और एसएससी का हब है। बच्चा जानता है जो यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचता है कि हिंदी मीडियम वालों का पूरा एक गढ़ है। यहाँ पे आपके दोस्त वगैरह कई सिलेक्ट हो गए और आप अभी भी यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, आपका लास्ट अटैम्प्ट बचा है। तो कभी घर वाले, मम्मी पापा, रिलेटिव या दोस्त कभी ताने नहीं मारते हैं? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सुनाते हैं कि आप कब आओगे, सभी बच्चे चले गए, या फिर इसको छोड़ो कुछ और करो। ऐसा कभी ताने वगैरह नहीं मारते? वो एक दिन बहुत इमोशनल था, मैं रात की कुछ लाइनें 2 मैंने लिखी थी, उससे आप समझ जाएंगे। ना मंजिल ना कारवां, ना कोई हमसफ़र है, बस मैं हूँ, रास्ते हैं और एक अंतहीन सफ़र है। तो मुझे लगता है एक ऐसा ही एक सफ़र है यूपीएससी। इसमें आपके रिश्तेदार नहीं रहते हैं, सबसे ज़्यादा जल्दी वही नाराज़ होते हैं, वही आपको परेशान करते हैं घर वालों को बोल बोल के कि आप अभी तक पढ़ नहीं रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, शादी करनी है, ये करनी है, वो सब चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, क्योंकि आप फैमिली फंक्शंस में नहीं जा जाते। आपके जो सगे संबंधी होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगते हैं, उनको लगता है कि आप उनसे कट गए हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। और जैसे जैसे सिलेक्शन नहीं होता है, समय ज़्यादा बढ़ने लगता है ना, तो वो आपसे पूरी तरह से कट ही जाते हैं। उनको लगता है कि अब वो कहते हैं ना, चढ़ता हुआ सूरज उसको हर कोई सलाम करता है, जब सूरज ढल रहा होता है उसको सलाम कोई नहीं करता, या उसकी तरफ हम लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। कितने लोग हैं जो उसको देखना चाहते हैं? चढ़ते हुए सूरज को तो हर कोई पानी देना चाहता है ना। तो बस वैसा ही कुछ है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही साख संबंधी आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि हाँ हमने सोचा था ये तो इसी के लिए बना है, बट जब तक सिलेक्शन नहीं है तब तक सबसे ज़्यादा परेशानी कहीं ना कहीं पे रिश्तेदारों और इन्हीं की तरफ से ही होती है।
यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे छात्र और छात्राएं आते हैं तो उस टाइम थोड़ा उम्र भी होती है तो प्यार मोहब्बत भी हो जाता है, तो क्या ऐसा भी कुछ हुआ आपके साथ? हाँ कह सकते हैं, हुआ तो था ऐसा। मतलब एक मेरी महिला मित्र थी साथ में, यहाँ पे कुछ हद तक उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। 2 से 3 साल हम लोग अच्छे दोस्त थे। वो जुडिशरी की तैयारी करती थी, तो लाइब्रेरी में ही कुछ बातचीत हुई थी, चीज़ें अच्छी लगने लगी, एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। और जब तक रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहे थे तब तक वो साथ भी थी, बहुत अच्छा साथ निभाया भी। लेकिन उसके बाद जैसे रिज़ल्ट नेगेटिव होना शुरू हुए या रास्ते में जाके जैसे इंटरव्यू में रह गया या वो सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद कब वो मेरी ज़िंदगी से गायब हो गई मुझे पता भी नहीं लगा। और मुझे लगता है कि आज गए हुए भी उनको 2-2.5 साल हो गए, उन्होंने मुझसे बात तक करने की भी कोशिश नहीं की। आपके पास उनका नंबर वगैरह अभी है या नहीं? नहीं, वो चीज़ें तो अवेलेबल हैं, बट मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा उसी पे था और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन भी उससे मिलता था। आज शायद मेरा परिवार भी ये सुन रहा होगा, अभी तक उनको ये चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे इतना भावनात्मक जुड़ाव मैं उससे महसूस करता था। उसके जाने के बाद तैयारी भी प्रभावित हुई मेरी कुछ समय तक, लेकिन मैंने ये सीख लिया कि कहीं ना कहीं पे ना अगर जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा और उम्मीद रख लेते हैं ना, वो आपके साथ काफ़ी, अगर वो चला जाता है तो आपका जो तैयारी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, आपके साथ कोई है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। देखिए, आईएएस बन जाऊँगा, मेरे साथ बहुत सारे लोग ऑलरेडी होंगे ना, आईएएस कोई भी सेलेक्ट हो जाएगा तो वो है। ज़रूरत तो तब होती है ना जब आप कुछ भी नहीं होते, तब आपके साथ वो खड़ा रहे जिस पे आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे टॉपर्स ये कहते हैं, कोचिंग्स वाले अध्यापक भी कहते हैं कि शुरुआती दौर में एनसीईआरटी पढ़ो। आपके यहाँ देख रहा हूँ तो बहुत सारी किताबें, नोट्स वगैरह रखे हुए हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अभी इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो क्या आपने शुरुआती दौर में एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। आपने 7 सालों में क्या क्या पढ़ा है? बिल्कुल, देखिए मैंने लगभग 9 बार एनसीईआरटीज़ को पढ़ा है। मतलब मेरा ये है मैंने लगभग हर बार एनसीईआरटी को पढ़ा है, एग्ज़ाम में 2-2 बार भी पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं उनके, उसको बहुत ज़्यादा बेस को स्ट्रॉन्ग किया है। उसी का एक नतीजा मान सकते हैं कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मुझे बहुत अच्छा खासा स्कोर मिला है। इस बार के प्रीलिम्स में मैंने 135 से ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं, जो आंसर की से अभी मैंने मैच किया है। तो वो सब चीज़ें उसमें हेल्प करती हैं। उसके अलावा देखिए, अब यूपीएससी अच्छा, आपको लग रहा है कि आंसर की से इतने 135 के लगभग आ सकते हैं, आप ऐसा दावा कर रहे हैं? मतलब मेरे 138 के आसपास और 142 के आसपास बन रहे हैं की से, लेकिन मैं फिर भी 135 मान रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। सीसेट में कुछ चीज़ें ख़राब नहीं रही, मतलब पॉजिटिव नहीं रही, इससे थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जीएस में मेरे लगभग 135 के आसपास मार्क्स हैं। क्या क्या पढ़ा आपने? इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। हाँ, तो बस वही है कि इसके पहले तो जो बेसिक बुक्स हैं, हम जब मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी को कई बार पढ़ लें, नोट्स बना लें। वो आपने भी तो 9 बार पढ़ी है। हाँ, तो मैं वो इसलिए कहता हूँ ना, क्योंकि क्या होता है कि हम उस पर ना जाके ना सीधा एडवांस की तरफ भागते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे ही उनको एक आध बार एनसीईआरटी को पढ़ना है, मुझे लगता है बहुत सारे जो तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा, 1-2 बार से ज़्यादा वो नहीं पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है, इस पर ध्यान दें। दूसरा ये करें कि उसके बाद एडवांस बुक्स की जब आएँ, तो कई बार क्या होता है, लोग ये भी बोलने लगते हैं कि आप 1-2 बुक्स ही पढ़ लें। अच्छी बात है, पढ़ें, लेकिन नॉलेज को, अपने दायरे को थोड़ा एक्सप्लोर वो करें, वाइड करें। आप जितना बड़ा दायरा रखेंगे ना, यूपीएससी के पेपर को हैंडल करना उतना आसान होगा। थोड़ा हिस्ट्री में 3-4 बुक्स अगर आप पढ़ लेंगे तैयारी के साथ, तो कुछ गलत नहीं है, आपको ज़्यादा नॉलेज गेन ही होगा। हिस्ट्री में सुमित सरकार की बुक है, या प्लासी से विभाजन तक है चीज़ें, शेखर बंदोपाध्याय की, वो सब किताबें अगर आप पढ़ लेंगे, बीएल ग्रोवर पढ़ लेंगे, आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा ना। बट ये है, आप बेस चाहे स्पेक्ट्रम को रखें, लेकिन साथ में ये सब किताबें भी आप थोड़ी सी पढ़ें। मुझे लगता है मैंने हर सब्जेक्ट में 5 से 6 या 7 किताबें हर सब्जेक्ट में पढ़ रखी हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारे छात्र अपने नोट्स वगैरह भी बनाते हैं, कई बार लिखते हैं। तो आपने लगभग कितनी बार लिखा होगा? मैंने ये देखिए आपके सामने ही है, मैंने ये हिस्ट्री का पूरा कंसाइज नोट है मेरा, लगभग इसमें सब कुछ मिलेगा आपको प्रीलिम्स में, और अच्छा खासा स्कोर इसी से मैंने गेन किया है। मुझे ये लगता है कि देखो 5 से 6 साल से मैंने लगातार करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं, वो भर के रखे हुए हैं रजिस्टर। उसके अलावा मैंने हिस्ट्री के अच्छे खासे नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स आप खुद बनाते थे या कोचिंग वाले भी बहुत काम देते हैं उनके बनाते थे? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है ना, यूपीएससी की एक खासियत है इस एग्ज़ाम की। क्या खासियत है कि ये किसी एक सोर्स से नहीं इसमें एग्ज़ाम पूछा जाता। इसमें किसी एक कोचिंग का कोई कंप्लीट रोल नहीं है ना, कुछ चाहे कोई भी कितनी भी अच्छी कोचिंग हो, इसमें आपको सबको मिला के पढ़ना पड़ता है, और सबको मिला के कंसाइज और कंबाइंड
मॉर्निंग नोट बनाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। तो रात भर 2-2 बजे 3 बजे, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं पंजाबी लिटरेचर का जो मेरा 290 मैंने मार्क्स स्कोर किया है, उसके लिए मैंने पीएचडी की फाइल्स जो हैं मेरे लैपटॉप भर रखा है, लाइब्रेरी से ले लेके उनमें से छाना है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो पीएचडी भर की फाइलें रात भर बैठ के मैंने उनको छान के नोट्स बनाए हैं और बहुत अच्छे वे में मैंने उसके नोट्स बनाए पंजाबी। बात ये करेंगे, आपको इतना टाइम लगभग हो गया, गलतियां क्या क्या हुई, अगर ये पता चलना है बहुत सारे लाखों छात्रों को तो शायद उनका टाइम बचेगा। क्या क्या गलतियां हुई जो उस टाइम शायद नहीं होनी चाहिए थी, वो ज़रूर बताइए, क्योंकि आपसे सीखने को उनको मिलेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम तैयारी के लिए यहाँ आते हैं ना, तो छात्र क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों से गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, गाइडेंस लेना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन होता क्या है, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछने भी आए कुछ चीज़। तो जैसे मान लीजिए किसी एक से हमने लिया और दूसरे पे गए ना, तो दूसरे से जब बात कर रहे हैं तो पहले का भूल जाते हैं, जब तीसरे पे जाते हैं तो दूसरे का भूल जाते हैं। ऐसे मान लीजिए हम लोगों ने 50 लोगों से गाइडेंस ली, तो 49वें लोग ने किसने क्या बोला है वो हम चीज़ें भूल जाते हैं। और अगर 50वें स्थान पर खड़े व्यक्ति ने आपको गलत गाइड कर दिया तो आप कभी भी लबासना की तरफ तो नहीं जा पाएंगे, आप बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप एक सही मार्गदर्शन ले, गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, आप क्या करें कि वो कहते हैं ना कि जब अगर रास्ता गलत पकड़ लिया ना तो मंजिल तक तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। रास्ते का मतलब है कि आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। किसी इंसान की अगर स्ट्रेटजी सही नहीं है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आगे जाके फेस करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं पे ये सब चीज़ें हैं, कमियां, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। यूपीएससी का सिलेबस जो है वो आपको बार बार रटना चाहिए। आप कोचिंग से या किसी टीचर से या किसी 100% उस पर डिपेंड मत रहिए। अगर किसी भी एक नोट्स पे आप डिपेंडेंसी रखेंगे ना, मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत पे ही सोच लिया, 100% उस पर डिपेंड है, तो यूपीएससी ने कोई फिक्स नहीं कर रखा कि वो लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन पूछेगा। आजकल यूपीएससी अप्लाइड इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अप्लाइड पॉलिटी पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप यूपीएससी का सिलेबस रटें, बार बार उसको पढ़ें, बार बार चीज़ें करें। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप कई बार देखें। लोगों को क्या है ना, ये चीज़ बोलने पर वो लोग नहीं करते, एक या 2 बार करते हैं। आपको बार बार 3 से 4 बार, 10 बार, 20 बार आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद आप यूपीएससी का मेंस का सिलेबस बार बार अच्छे से देखें। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे मतलब बोलना चाहूँगा वो ये कि पिछले 3 सालों से यूपीएससी ने अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे इवॉल्व किया है। उस इवोल्यूशन प्रोसेस को समझें आप कि क्या कर रहा है, किस तरह का। लोग बहुत सारा टेक्निक्स यूज़ करने लगते हैं प्रीलिम्स में कि इस टेक्निक से हमारा पैसे क्वेश्चन निकल जाएगा। उन सब चीज़ों में मत फंसिए। आप देखिए, शॉर्टकट नहीं होता है मंजिल का, आपको पता है ना, शॉर्टकट के बहुत सारे नुकसान होते हैं। हर कोई शॉर्टकट से जल्दी पहुंचना चाहता है और शॉर्टकट आपको गिरा भी सकता है। ठीक है, तो आपको रास्ता वही चुनना है जो एक जेन्युइन रास्ता है, चाहे उसमें थोड़ा समय लग जाए, गलत नहीं है, लेकिन आप मंजिल तक कम से कम उससे पहुंच जाएंगे। मम्मी पापा क्या करते हैं, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं? देखिए, मैं किसान परिवार से हूँ, मेरे पापा किसान हैं और खेती करते हैं। बस यही इस तरह का है। मेरी मम्मी जो माता जी हैं वो गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, घर की चीज़ें संभालती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, मतलब परिवार की बहुत सारी ऐसी नहीं है कि बहुत रिच फैमिली से हूँ, बहुत ठीक ठाक सी फैमिली है और वो आपको पता लग ही चुका होगा चीज़ें किस तरह से हैं। आपने लोन भी लिया, लोन कितने का लिया है कुछ बताइए? लगभग 5 से 6 लाख का है अभी, मतलब दोस्तों को अभी रिटर्न करना है चीज़ें, हालांकि करना है, अब देखेंगे, भरोसा है खुद पे कि जल्दी ही कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं अब यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, आपका जो ग्रेजुएशन आपने किया कहाँ से किया और क्या क्या किया है आपने? आप शायद कॉमर्स के स्टूडेंट हैं क्या? बिल्कुल, मैंने गंगानगर से बीकॉम किया है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, वहाँ पे 30 ही लोग सेलेक्ट होते हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था एंट्रेंस के बाद, और वहाँ पे मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया, MCOM किया फाइनेंस के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ आ गया हूँ, मैं बिल्कुल यूपीएससी में इन्वॉल्व हो गया हूँ और साथ मैंने यूजीसी का नेट एग्ज़ाम का क्वालिफाई किया। मैं PhD के लिए ट्राई कर रहा हूँ। आपका बी प्लान, अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, आप खूब दबा के मेहनत कर रहे हैं, पहली बात तो होगा। हाँ। ठीक है, हमारी भी शुभकामनाएं। अगर बाई चांस नहीं होता है तो बी प्लान के लिए आप क्या करेंगे? आप टीचर बनेंगे, टीचिंग करेंगे, या फिर ये MCOM आपने शायद किया है आप बता रहे थे, या फिर आप प्रोफेसर वगैरह बनेंगे, या फिर कुछ और छात्रों के लिए करेंगे, या फिर बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे रेखांकित करना चाहूँगा
कि जो बच्चे हैं, में डर होता है ना, जो अभ्यर्थी होते हैं यूपीएससी के, मैंने भी उस डर को फेस किया है, इसलिए बता रहा हूँ कि डर ये होता है कि अगर नहीं बने तो क्या। देखिए और ये डर ना आपकी तैयारी को भी इफेक्टिव करता है, आपकी तैयारी को भी खराब करता है ये वाला डर। तो इस डर को हटा दे, क्योंकि करने के लिए देखिए बहुत सारे विकल्प हैं, कुछ ना कुछ तो आप बहुत अच्छा करेंगे ही, ये नॉलेज आपकी वेस्ट नहीं जाएगी और आप पढ़ाएंगे, और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं हो पाएगा ना तो इस कंटेंट को आप डिलीवर कर पाएंगे। दूसरी बात ये है, जो मैंने सोचा है, मैंने यूपीएससी को फेस किया है, इस जीवन को मैं 7 साल जिया हूँ, तो मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट होने के नाते सबसे बड़ी जो कमी है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए वो ये है कि हमारे पास गुणवत्ता युक्त सामग्री नहीं है। देखिए आप, कंटेंट तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एक समय था किताबें नहीं थी ज़्यादा, बहुत लिमिटेड किताबें थी। आज तो आपको पता है बहुत सारी किताबें भी हैं और सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो इंटरनेट है उस पर भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। ज़रूरत है कि उस कंटेंट को छाने कैसे, जो अगर 10 किताबें अवेलेबल हैं उसमें से उसको 2 कैसे करें, तो उस कंटेंट को छानने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और उसी दिशा में मैंने एक डिलाइट आईएएस करके एक प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। डिलाइट आईएएस का मेरा एक सिंगल ही उद्देश्य रहेगा कि मैं गुणवत्ता युक्त जो सामग्री है, जो क्वालिटेटिव कंटेंट है, वो हिंदी मीडियम या हर बच्चे के तक मैं पहुंचा पाऊं। इस दिशा में मुझे प्रयास करना है और मैं लास्ट तक करता रहूंगा। देखिए, करनी मुझे सेवा भाव ही है। सेवा भाव मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी में आईएएस बनने का जो मेरा सपना है ना, वो मेरा अर्निंग या किसी चीज़ से इफेक्टिव नहीं है, किसी प्रतिष्ठा के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरा दिल जानता है इस चीज़ के लिए। और मुझे वहां जाके बहुत सारे लोगों को एजुकेशन के लिए काम करना है। मैं चाहता हूं कि जो जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं या गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेशन, क्योंकि सोचिए, देखिए नेल्सन मंडेला ने ये बात बोली है कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, ये क्रांति ला सकता है समाज में। तो मेरा वही एक उद्देश्य है। अगर मैं वहां पे नहीं कर पाता हूं, कि खुदा ना खास्ता अगर मैं इस बार नहीं भी सेलेक्ट हो पाता हूं, तो मैं इस बार जो है डिलाइट आईएएस के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से एजुकेशन में क्रांति लाने का प्रयास करूंगा और क्वालिटेटिव कंटेंट जो है उसकी भरमार मैं करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कुछ और प्लानिंग भी है या नहीं? अभी तक तो इतना ही सोचा है, मुझे लगता है इतना भी कर पाऊँ बहुत है। फिर आगे ज़िंदगी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो शायद कुछ और प्लान किया जाएगा। कभी ऐसे हुआ है जैसे कि लंबा टाइम आपको यहाँ पे 7 साल हो गए हैं, कुछ छोटा मोटा टाइम नहीं है, हाँ। कभी ऐसा हुआ है भूख लगी हो, कुछ सब्जियाँ खरीदनी है खाना बनाने के लिए तो जेब में पैसे ना हो, कभी ऐसा हुआ है कि किराया देना हो, पैसे ना हो, कभी ऐसी सिचुएशन जरूर एक ना एक दिन आई होगी, ऐसा हुआ है या नहीं? हाँ बिल्कुल, कई बार हुआ है ऐसा। और कई बार मैंने लैंडलॉर्ड से 10-10 या 20-20 दिन के लिए डिले भी करवाया है। चीज़ें वो होती हैं, लेकिन देखिए इतना बड़ा समय है, आपको पता है कितना ज़्यादा खर्च है, यहाँ पे पानी तक का भी आपको पता है पैसा देना पड़ता है। तो मुखर्जी नगर में एक तो क्या है कि मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस है कि आपको उसको मेंटेन करने के लिए एक बड़ा हेडेक रहता है। आप जब तैयारी करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा डर यही रहता है। कई बार ऐसा फील हुआ है, अंकल से, जो लैंडलॉर्ड अंकल हैं उनसे 1-1, 2-2 महीने तक का भी मैंने रोका है कि अंकल मैं आ जाएंगे घर से पैसे, क्योंकि आपको पता है किसान के घर में पैसे तब आते हैं जब फसल बिकती है। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। बाकी ये है कि वेट करते हैं, लेकिन मैंने जो बोला ना कि उस लबासना जाने के लिए या अपने मुकाम को पाने के लिए जब वो बहुत स्ट्रांग हो ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि सपने वो नहीं हैं जो आपको रात को आएं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें, है ना। तो मेरी बस वही कोशिश है कि अपने सपने को साकार करने के लिए मुझे किसी भी तरह से या किसी भी रास्ते से गुजरना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों आप देखेंगे पीछे मैप लगे हैं, और जब भी आप मैप लगे हुए देखते हैं आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम है। अब हम इधर को इनका रूम भी दिखाएंगे कि आपको है कैसा। यहाँ आप देखेंगे तो इनकी किताबें हैं, यहाँ पे नोट्स वगैरह हैं, और यहाँ पे भी कुछ किताबें हैं। ये बताइए, आपने हर संभव क्या वो कोशिश की है कि कुछ ना कुछ पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो ही जाए? लगभग इतनी सारी किताबें हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए, सुभाष कश्यप की बुक रखी हुई है हमारी संसद, मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये सुमित सरकार की बुक है आधुनिक भारत करके, ये मैंने काफ़ी बार पढ़ी है बुक, बहुत अच्छी बुक है। बाकी ये लक्ष्मीकांत के बारे में सब जानते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर स्पेक्ट्रम की बुक है, कई बार इसको रिवाइज़ किया। ये देखिए नीचे BL ग्रोवर की भी बुक रखी हुई है, BL ग्रोवर की भी बुक रखी हुई है। हाँ, तो ये चीज़ें मैंने की हैं। और बाकी आप ये नीचे मेरे नोट्स देख सकते हैं, लगातार रजिस्टरों का देखिए भर रखे हैं काफ़ी। ठीक है, हर रजिस्टर में अच्छे खासे नोट्स हैं, ये करंट अफेयर के नोट्स हैं, ये सारा हिस्ट्री पॉलिटी, ये ऑप्शनल के मेरे 2-3 रजिस्टर भरे पड़े हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें हैं। बाकी कोशिश की है हर चीज़ से, जैसे दृष्टि का कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ आई थी, इस पर मैंने काम किया। ये सारी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ है, योडान है, ओनली है, इसकी हर एक संभव कोशिश की मैंने कि किसी तरह से अपने मंजिल को जल्दी से जल्दी पाया जा सके। बट शायद अभी भी थोड़ा दूर हैं और उसी को जल्दी से जल्दी
क्लियर करने की कोशिश है। दोस्तों रूम एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो असली संघर्ष होता है जब अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के, यार दोस्त, बचपन का स्कूल कॉलेज सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे एस्पायरेंट रहते हैं और अपना जो यूपीएससी क्रैक करने का एक सपना है उसके लिए लड़ते हैं। यहाँ पे ये इनके कुछ कपड़े वगैरह बैग वैग रखे हुए हैं, इधर इनका ज़रूरत का कुछ सामान वगैरह भी है, और ये इधर आप देखेंगे तो इनका एक माइक भी है कि ये जो आपके लिए एक बढ़िया सा कुछ लेके आ रहे हैं, उसके लिए आपको पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी, और इनके ज़रूरत का सामान इधर भी है। इसमें एक छोटा सा किचन वगैरह भी कह सकते हैं, और ये मटका जिससे पानी पीते हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों फ्रिज वगैरह तो है नहीं, तो ऐसे ही चीज़ों से काम चलाना पड़ता है मटका से, क्योंकि इसमें गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती होगी। गर्मी किस लिए ज़्यादा लगती होगी वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऊपर आप देखेंगे तो ये लेंटर वाली कोई छत नहीं है, ये एक टीन है, जो कि जिस दिन ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, और ऐसी गर्मी में तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालत होती होगी। तो ये पूरा, मैं भी ऐसे हालात में रहा हूँ तो मुझे पता है कि एकदम ऐसा लगता है कि नीचे हम जल जा रहे हैं। तो इसमें आप कैसे रहते हैं? कभी ऐसा नहीं लगता कि इतनी गर्मी में मैं कैसे रह रहा हूँ, मुझे लेंटर वाली छत होनी चाहिए थी? लगता है, क्योंकि शुरू से गांव में रहे हैं, खुले में रहे हैं, काफ़ी हवा और वो सब चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, इतना आसान नहीं है। इससे पहले मेरा जो रूम था वो और भी छोटा था, उसमें और भी समस्याएं थी, लेकिन मुझे लगता है कि क्या करें, कई बार रात को अब कोई ऑप्शन विकल्प अवेलेबल है नहीं। अब इस जर्नी में आए हैं, मुकाम को पाना है, तो ये सब चीज़ें तो देखिए, इस रास्ते को मैंने खुद चुना है, इसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई मेरे मेंटोर हो, कोई भी हो, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं। ये रास्ता जब मैंने चुना है ना, तो इस रास्ते में आने वाले जो कांटे हैं उनको भी मुझे ही झेलना है, उन पर होकर से भी मुझे ही गुजरना है, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा वो परेशान नहीं करती हैं जब आपका उद्देश्य जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? आप काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप ऐसे होते हैं, वो हर परेशानी में अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे पूरी दुनिया छोड़ के चले। बिल्कुल, माता पिता आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनका ही रहा है। एक मेरे मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उन्हीं लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा भरोसा रखिए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और सही समय पर होंगी। और दो चीज़ें होती हैं देखिए सफलता के लिए, एक होता है हार्डवर्क प्लस आपकी जो लक होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, इज इक्वल टू, तब जाके सक्सेस आती है, तब सफलता आती है। तो हमारे पास किस्मत का जो रोल है ना, वो उस पर हम ज़्यादा नहीं कर सकते। हम उसमें भगवान का नाम ले सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन मेन रोल हमारे हाथ में है, वो हमारी मेहनत है। उस पर मुझे लगता है मैंने कसर नहीं छोड़ी है। मैंने लगातार 6 से 7 साल एक ही जीवन को जिया है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक सुबह उठ के बैग उठा के चल देना, लाइब्रेरी से रात को आना, उस ज़िंदगी को मैंने जिया है सिर्फ एक चीज़ के लिए, कि मैं मम्मी पापा का सपना पूरा कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ख़ानदान में भी कोई अभी तक इतना ऐसा नहीं है कि कोई IAS अधिकारी बना हो, चीज़ें वो हों, तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को मैं सपना उनका पूरा कर पाऊं, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें जल्दी हो पाएंगी। दोस्तों, अब बहुत सारे छात्र मिलना चाहेंगे इनसे, या फिर बात करना चाहेंगे, या जुड़ना चाहेंगे, तो उसके लिए हम एक चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में ये जो सर हैं, इनके चैनल का मैं लिंक डाल दूँगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। आप कमेंट वगैरह में भी बात कर सकते हैं। रूम एक बार मैं इधर आपको और दिखाना चाहूँगा, इनका कुछ सामान रखा है, और हम किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी आप देख ही लीजिए, क्योंकि आपसे कुछ छुपा नहीं है, मैं आपके सामने सब कुछ शेयर करता हूँ। इधर ये बिल्कुल टॉप फ्लोर पर रहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म ये रूम हो जाता है। अभी हम रात के टाइम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम आपको और ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं। एंड में मैं आपसे फिर इसी बात पे जोर देना चाहूँगा कि और क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या ये जैसे कि गर्लफ्रेंड बनाना, ये भी क्या एक गलती हो सकती है, या फिर और क्या गलती ऐसी हुई जो दूसरे छात्रों के साथ ना हो? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब जो रिश्ते होते हैं ना, ये समय की डिमांड के अनुसार होते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, ऐसा कोई मेरा प्लानिंग में नहीं था, और मैं तो कुछ हद तक मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ कि शायद ये गलती हुई, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता नहीं चलता है इन चीज़ों को लेके। जैसे आप किसी से लगातार बात कर रहे हैं, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इसको लेके मैं गलत भी नहीं समझता हूँ। और ये आपकी गलत तब हो जाती हैं जब ये आपकी तैयारी को इफेक्ट करने लगती हैं। जब इस किसी चीज़ से या कोई इंसान आता है या चला जाता है, उससे अगर आपकी तैयारी प्रभावित हो जाती है, तो मुझे लगता है फिर तो बहुत बड़ी गलती है। तो तब अगर आपके अंदर ये मतलब ये इतनी हिम्मत है कि आप इस चीज़ को सहन कर
कर पाएँ, तभी इन सब दिशा में जाने का आपको सोचना चाहिए, वरना आपको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने पहले चीज़ें की हैं और वो सपोर्टिव इंसान नहीं है ना, तो आपको हो सकता है बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़े। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ऐसे मतलब बहुत सारे छात्र कहते हैं जब आपने उस टाइम कोचिंग ज्वाइन किया था तो क्या आपकी कोई समस्या या कुछ भी होता था तो आप अपने अध्यापकों से मिल पाते थे या नहीं? क्योंकि अब बहुत सारे छात्र कहते हैं कि हम 2.5 लाख रुपए फीस जमा कर देते हैं और अगर हमें कुछ पूछना होता है तो हम कमेंट के थ्रू पूछें या फिर मेल करें या फिर उनको लिख के भेजें, और पता ही नहीं चलता है कि आखिर वही चेक कर रहे हैं या फिर कोई और चेक कर रहा है और हम उनसे मिल भी नहीं पाते। तो क्या आपके टाइम भी ऐसा होता था? होता है टीचर से, क्योंकि देखिए एएलएस के निकलने के बाद मैंने कई बार वहाँ के टीचर से मिलने की भी कोशिश की है, या कई बार बड़े टीचर से भी मिलने की कोशिश की है। लेकिन होता क्या है ना कि जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, जब आप मान लीजिए कि उन लोगों का जो बिजी शेड्यूल है उसमें उन लोगों के पास उन बच्चों के लिए जगह नहीं है जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब हालांकि मुझे लगता है हर स्तर पर इसको जनरलाइज तो नहीं कर सकते, टीचर ध्यान भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस चीज़ को आप मान सकते हो कि टीचर्स के पास सिलेक्शन या जो टॉप कर गए हैं बच्चे, उनके पास तो समय है उनके लिए, लेकिन जो बच्चे इस तरह कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं या सुसाइड होने तक का सोच रहे हैं, जिनकी घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है, हालांकि गलती उनकी एक ही है कि वो कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए वो हर मुकाम से निकलना चाहते हैं, हर चीज़ करना चाहते हैं, उनकी एक ही गलती है और कोई गलती नहीं है। उनका एक सपना है कि हमें आईएएस बनना है और कुछ अच्छा करना है, पर उस गलती की मान लो या उस वजह से उन लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और उसमें उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता, ना मेंटोर, ना पारिवारिक दोस्त, ना कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ना कोई। इस तरह से मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए इन बड़े टीचर्स को कि थोड़ा सा ऐसे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे। ये मेरी व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से आग्रह है। मैं भी दोस्तों यही कहना चाहूँगा, जो बड़े बड़े कोचिंग हैं थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनसे तो आप बड़े प्यार से मिलते हो, डिनर पे बुलाते हो, लेकिन ऐसे जो आपके छात्र हैं जिन्होंने आपको मोटी मोटी फीस दी है, आप उनसे क्यों नहीं मिलते? आप उनसे कतराते क्यों हैं? आप उनको गाइडेंस दीजिए, दोबारा बताइए, दोबारा सिखाइए, लेकिन इस तरीके से तो मत कीजिए, क्योंकि बड़े मेहनत से हर एक विद्यार्थी, छात्र छात्राओं के माता पिता फीस के पैसे कहीं से इकट्ठे कर पाते हैं, फिर दिल्ली जैसे, मुखर्जी नगर जैसे बड़े शहर में भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने खाने पीने का भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। यहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र छात्राओं के मम्मी पापा खेत बेच के भेज देते हैं अपने बच्चे के कहने पर, उन्हें भरोसा होता है पूरा। बहुत सारे लोग हैं और मैंने ऐसे ऐसे दोस्त देखे हैं जो बहुत मुझसे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में रहे हैं। मतलब मैं तो फिर भी सर्वाइव कर गया हूँ, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, उनको बीच में छोड़ के जाना भी पड़ा है, जबकि वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में लेते थे, बहुत छोटा सा इंदिरा विकास में या नेहरू विहार में रूम लेके रहते थे, उसके बावजूद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। और ऐसे ऐसे छात्र, और वो लोग डिजर्विंग थे, बहुत ज़्यादा मेहनती थे, उनको अगर वो लोग यहाँ रुक पाते किसी तरह से ना, तो वो ज़रूर आईएएस बनते। आपने खूब लिखा, आपने खूब पढ़ा, आपने कोचिंग भी ज्वाइन करी, लाइब्रेरी भी पढ़ा, लेकिन आपकी शायद किस्मत ने अभी तक साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने बोला ना कि किस्मत का हमारे हाथ में नहीं है, बस वही कमी है। हार्डवर्क को लेके, स्ट्रेटेजी को लेके मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत अच्छे मार्क्स भी मुझे मिले हैं, लेकिन किस्मत का रोल मान लो, या वैकेंसी जो सरकार की डे बाई डे कम होती जा रही है उसका एक रोल मान लो, या फिर लास्ट में कहूँ कि यूपीएससी, जब मैं संभला, जब मुझे यूपीएससी का पैटर्न अच्छे से समझ में आया, तब यूपीएससी ने अपने पैटर्न को इतना इवॉल्व कर लिया है, इतना बदलाव कर लिया है, अनएक्सपेक्टेशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को। तो उस वजह से ये 3-4 चीज़ें मेरे अगेंस्ट रही और उस वजह से मैं अभी भी मंजिल से थोड़ा दूर रुका हुआ हूँ। दोस्तों, ये लास्ट अटैम्प्ट है इनका। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग भी, हमारे दोस्त सभी दुआएं करें, और हमारी भी, कि इस बार इनका ज़रूर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई की है। हर एक लाइब्रेरी वाला लगभग जानता है कि लाइब्रेरी में कितने घंटे पढ़ते थे। अब बहुत सारे दोस्त ये भी जानना चाहते होंगे कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे या फिर हिंदी मीडियम के, ये बड़ा डाउट रहता है। हाँ, मेरे लिए द्वंद्व भी था ये ऐसा, क्योंकि मैंने एमकॉम्स जो है इंग्लिश मीडियम से किया है। इंग्लिश को लेके मुझे कभी दुविधा नहीं रही ज़्यादा, बट एक कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है वो हिंदी माध्यम से ही हुई है। तो मैं हिंदी माध्यम से ही मैंने यूपीएससी की तैयारी की है। ऑप्शनल मेरा पंजाबी लिटरेचर था और इंग्लिश क्वालिफाइंग का एग्ज़ाम होता है मेंस में। तो आप मान सकते हैं कि एक ही एग्ज़ाम में मैं 3 भाषाएं एक साथ लेके चल रहा हूं, तो ये भी मुझे अपने लिए अच्छा लगता है। और यहाँ पे ही मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, देखिए
हिंदी माध्यम से मैंने मेंस दिया है, ये चीज़ें हैं, तो उसमें मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। आप इस चीज़ से मत डरिए कि माध्यम क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है, ऐसा मत सोचिए आप। हिंदी मीडियम में भी आप सोचिए, इस बार तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 18th रैंक पर रवि कुमार सेहाग आए हैं, गंगानगर से ही हैं वो, तो उनका जो है ना, आप सोचिए तो समझिए, उनको भी तो मार्क्स मिल रहे हैं ना। इसलिए आप हिंदी माध्यम से घबराइए मत। हिंदी माध्यम में भी अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हिंदी माध्यम को लेकर मुझे लगता है किसी परेशानी में नहीं रहना चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है हम कुछ पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे और आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।